फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर 5 साइंस के क्वेश्चन आंसर्स को। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेक अ कंपैरिजन टू राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। ये कह रहा है एक ऐसा चार्ट बनाओ जो डिफ्रेंशिएट करता है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में। देखो आंसर देखो, एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज। जो एनिमल सेल होते हैं ना वो स्मॉल होते हैं साइज में। वेर एवर प्लांट सेल आर लार्जर देन एनिमल सेल, और जहाँ की मतलब दूसरी तरफ प्लांट सेल होते हैं ना जो एनिमल सेल से बड़े होते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल्स वो होते हैं ना एनिमल सेल, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। और इसमें द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय रिच सेल वॉल ऑफ सेलुलोस। इसमें सेल वॉल होती है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में नहीं होती है। जो वो सेल वॉल होती है ना वो सेलुलोस की बनी होती है। एक्सपेक्ट द प्रोटोजोन यूजिला, नो एनिमल सेल पोसेसिस प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या है, बस एक प्रोटोजोन होता है यूजिला, सिर्फ उसमें प्लास्टिड्स होते हैं, बाकी और किसी में प्लास्टिड्स नहीं होते एनिमल सेल में। और बल्कि जहाँ की जो प्लांट सेल है ना उनमें हर एक में क्या होते हैं, हमारे प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल इन एनिमल सेल्स आर मैनी स्मॉल एंड टेम्परेरी। जो वो होते हैं ना वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल में, वो तो ये कई बार तो ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार छोटे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और कई बार में से टेम्परेरी होते हैं। कभी आ गए, कभी जरूरत है आ गए, कभी जरूरत नहीं है चले गए। और जहाँ की मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल हैव अ परमानेंट एंड लार्ज सेंट्रल सेप वैक्यूल। जो कि प्लांट सेल होते हैं ना इनमें ना हम परमानेंट होता है, जो ये हमारे वैक्यूल होते हैं ना ये परमानेंट होता है। ये जो सेंटर पार्ट में ना हमारा 50 to 90%, ये आप लिख दीजिए, आपकी बुक में भी होगा, ये हमारा 50 to 90% वो कर देते हैं, कैरी कर देते हैं ना। पूरा जो सेल में कंपोनेंट होते हैं वो सिर्फ यही इनमें ही हो जाता है इतना ज़्यादा। तो फिर आगे देखो, एनिमल सेल हैव अ सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्गी अपरेटस। जो एनिमल सेल होता है ना एक सिंगल होता है लेकिन हाईली कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत उलझा हुआ होता है, कभी उसमें यहाँ से ये निकला साइड, कभी सिस्टम्स, कभी ऐसा डिज़ाइन है। और जहाँ की प्लांट सेल हैव मैनी सिंपलर यूनिट्स ऑफ गोल्गी अपरेटस कॉल्ड डिक्टोसोम्स। जो वो होते हैं ना मतलब जो प्लांट सेल है उसमें बहुत सारे गोल्गी बॉडीज होती है, गोल्गी अपरेटस होती है, जिन्हें हम डिक्टोसोम्स कहते हैं, डिक्टोसोम्स। फिर आगे देखो सिक्स्थ, एनिमल सेल हैव सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रिरोइल्स। जो एनिमल सेल होते हैं ना उनमें सेंट्रोसोम्स होते हैं और सेंट्रिरोइल्स होती हैं। और जहाँ की प्लांट सेल लैक सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रोलॉइस। जो प्लांट सेल होते हैं ना उनमें सेंट्रोसोम्स और सेंट्रोलॉइस नहीं होते। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। आंसर देखो, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल साइज जो इनका होता है ना 1 से 10 नैनोमीटर तक होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल है ना जिसके हम बने हुए हैं ये इनसे बड़े होते हैं। सेल इज जनरली लार्जर 5 से 100 मीटर। न्यूक्लियर रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड एंड इज नॉट सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर रीजन होता है ना ये इसमें न्यूक्लियर होता ही नहीं है, मतलब जो प्रोकैरियोट्स जो पहले सेल थे और सराउंडेड बाय नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो इसमें न्यूक्लियर वो उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती। और जहाँ के यूकैरियोटिक सेल्स में देखिए न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जो न्यूक्लियर मटेरियल है ना वो एक सराउंड होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। थर्ड देखो, ओनली अ सिंगल क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम्स होता है। और जहाँ के जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं मोर देन 1 क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट, उसमें बहुत मतलब एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर देखो न्यूक्लियोलिस इज एब्सेंट। जिसमें न्यूक्लियोलिस होता है ना वो एब्सेंट होता है और इसमें ना यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। फिर देखो, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। और जहाँ की यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, सेल डिवीजन बाय फ्यूजन और बडिंग, फ्यूजन और बडिंग। जिनमें सेल डिवीजन होता है ना ये फ्यूजन से होता है या बडिंग से होता है, इसमें कोई मिटोसिस नहीं होता। और जहाँ की सेल डिवीजन मिटोसिस और मियोटिस दोनों से होता है, इसमें दोनों से होता है, इसमें किसी से नहीं होता, बस फ्यूजन और बडिंग से होता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, वट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्टर्स और ब्रेक्स डाउन। अगर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना जो उसके बाहर जो आउटर कवरिंग होती है अगर वो रप्चर हो जाए, मतलब पेंचर हो जाए, छेद हो जाए या ब्रेक डाउन हो टूट जाए तो क्या होगा। आंसर देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल दैट मेंटेन इट होमोसोटिक्स। मतलब
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमिएबल है, वो सिर्फ किसी सब्सटेंसेस को अंदर आने देती है और किसी को सिर्फ बाहर जाने देती है जो सेल को जरूरत है या नहीं है। देखो डेट इज कॉन्स्टेंट इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल, मतलब ये इंटरनल कंपोजिशन होते हैं इसके अंदर। बस ये आउटर कवरिंग है, मान लो एक किला है, किले के बाहर की दीवार है ये और अंदर इसके सिपाही है। इफ़ इट रप्चर्स और ब्रेक डाउन द कॉन्स्टेंट इंटरनल केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल विल बी लॉस्ट एंड इट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शन। ये पंचर हो गई, रप्चर हो गई या ब्रेक डाउन टूट गई, जो इसके अंदर के केमिकल कंपोजिशन है कुछ तो बाहर निकल जाएंगे और कुछ आपस में ना मिक्स हो जाएंगे, जिससे ये अपने अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जो इसके फंक्शन है, जहाँ के जो भी सेल प्रेजेंट है ना वहाँ के, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। सच अ सेल विल रप्चर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्किल्ड, और जिसका ऐसे हो जाता है ना, रप्चर होता है, वो मर ही जाता है अपने आप सेल ना। वो या तो लाइसोसोम्स उसे अपने आप ब्रस्ट कर देते हैं, उसे पता लग जाता है भाई अब मेरा सेल किसी काम का नहीं रहा, अब सुसाइड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर इज नो गोल्गी अपरेटस। इसने पूछा गोल्गी अपरेटस ही नहीं होता ना अगर सेल के अंदर, तो उसकी लाइफ बताओ कैसी होती। और आंसर देखो, द मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन द ईआर आर स्टोर्ड or sorted, modified, packaged and dispatched to various target inside and outside the cell through the Golgi apparatus packs products in vesicles। ये कह रहा है जो मटेरियल आते हैं ना ER में, मतलब जो सिंथेसाइज्ड हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है, जो कि प्रोटीन और ये बहुत सारी चीज़ जो करता है ना, वो स्टोर करता है। मतलब जो ये गोल्गी अपरेटस है ना, ये स्टोर करता है, उसे सॉर्टेड करता है, मतलब अलग अलग करता है। मतलब एक सेक्शन बनाता है, यहाँ पे सिर्फ केमिकल्स रहेंगे, यहाँ प्रोटीन, यहाँ ये हमारे फैट मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और मॉडिफाई कर देता है उन्हें। मान लो सिंपल से कॉम्प्लेक्स शुगर में बदल दिया, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में पैक कर देता है उसको, मतलब प्रॉपर तरह से पैक कर देता है कि ये बाहर मिक्स ना हुए। एंड डिस्पैच टू वेरियस, उसको डिस्पैच कर देता है। ये इसको ना हम वो गोल्गी अपरेटस को ना हम सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। क्वेश्चन भी आता है ये, कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो आप इसका गोल्गी अपरेटस आंसर टिक कर सकते हो। अपरेटस फिर कॉम्प्लेक्स शुगर, देखो इसने एग्जांपल भी दिया, इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर, मतलब ये सिंपल शुगर को ना कॉम्प्लेक्स शुगर में बदल देता है। और एग्जांपल, सेलुलोस में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन गोल्गी अपरेटस एंड द गोल्गी अपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल्स विच विल नॉट बी पॉसिबल इफ गोल्गी अपरेटस इज नॉट देयर। इसने पूरा प्रॉपर नाम नहीं दिखाया, लेकिन जो लाइसोसोम्स में मदद करता है, ये मैंने आपको ऊपर इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे उसमें बताया था कि जो गोल्गी अपरेटस होता है ना, वो हमें लाइसोसोम्स के बनाने में मदद करता है, एक और सेल ऑर्गेनल्स बनाने में दूसरे सेल ऑर्गेनल को मदद करता है। अगला देखो 5th क्वेश्चन, ये कह रहा है विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल और वाई। मतलब कौन सा जो सेल ऑर्गेनल है ना वो हमें पावर हाउस कहलाता है और किस लिए कहलाता है। आंसर देखो, Mitochondria are known as the powerhouse of the cell because they contain enzymes that are needed for stepwise oxidation of the foodstuffs present in the cell to CO2 and water। इसलिए क्या जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो कहलाता है हमारा पावर हाउस, बिकॉज जो वो है ना वो कंटेन करता है एंजाइम डेट आर नीडेड फॉर स्टेप वाइज। मतलब एंजाइम ऐसे वो कंटेन करता है जो हमें प्रोडक्शन में मदद करते हैं। मतलब CO2 को वो बाहर निकालता है और वाटर को लेता है और ऑक्सीजन से वो फूड बनाने में मदद करता है। ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी विच इज़ यूज टू फॉर्म हाई एनर्जी ATP एडोनोसाइंस ट्रिप्टोफेस मॉलिक्यूल्स। जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ना जिससे वो फूड रिलीज करता है ऑक्सीडाइजेशन, वो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में आता है और वो उसे ना हाई एनर्जी बढ़ा देता है ATP। फिर आगे देखो, ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एंड इट इज़ यूज्ड एज सेलुलर फ्यूल। जो ATP है ना वो हम एनर्जी करेंसी कहते हैं उसे सेल की, और वो सेलुलर फ्यूल की तरह यूज़ होता है हमारे सेल्स में। एनर्जी स्टोर्ड इन द ATP इज यूज टू ब्रिंग अबाउट एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिविटीज ऑफ द सेल सच एज फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जो ATP है ना ये हमें मदद करता है, जो हम एनर्जी बाहर से लेते हैं, मतलब हम खाना खा रहे हैं उसमें भी ये ATP हमें मदद करता है। जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होते हैं ना उसमें मदद करता है। जो प्रोटीन की सिंथेसाइज होते हैं, मतलब जहाँ प्रोटीन बनता है उसमें भी ये मदद करता है। और जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल हिलाते हैं, उसमें भी कौन मदद करता है, हमारी ATP मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्या कह रहा है, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंसिस्टिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। मतलब लिपिड्स और प्रोटीन जो कहाँ बनते हैं, ये कह रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER में ना प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन है, इसमें प्रोटीन बनते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में ये लिपिड्स
बनते हैं, इसमें ना लिपिड्स बनते हैं। तो बस ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 7 देखो अगला, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। जो अमीबा है ना वो अपना फूड कैसे लेता है। अच्छा देखो, अमीबा हैज़ फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन। अमीबा का ना फ्लेक्सिबल होते हैं सेल मेम्ब्रेन। इट अनेबल्स अमीबा टू एनगल्फ इट्स इन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ये इनेबल करता है, अमीबा आता है ना, जो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, और ये ऐसे हिल उल के ना इसका प्रोसेस होता है, वो पास में चला जाता है, उसे चारों तरफ से घेर लेता है और उस फूड को अपने अंदर ले लेता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। आप सीधा ये भी लिख सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। और देखो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑस्मोसिस। द डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सोलवेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स। इसने कहा है एक ना ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना वाटर या कोई भी सॉल्वेंट ऐसे मिले जो पानी में मिली हुई चीज़ है, वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेमी परमिएबल सिर्फ जो कुछ ही चीज़ को अलाउड करे इन और आउट जाने में, सिर्फ उन्हीं में होता है ये ऑस्मोसिस ना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जहाँ हायर कंसंट्रेशन है और जहाँ लोअर कंसंट्रेशन है, देखो जहाँ लोअर कंसंट्रेशन होगी ना वो हायर कंसंट्रेशन से अपना वो ले लेगा, मतलब जो उसमें उसके पास हायर और इसके पास लोअर है ना वो चीज़ यहाँ से ले लेगा, और जो इसके पास लोअर है, सॉरी हायर है उसके पास लोअर है, तो ये वहाँ दे देगा। टू विच द मेम्ब्रेन इज रिएक्टिवली इम्परमिएबल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये था हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस। स्टूडेंट, इसी के साथ हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक्स।